अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। क्या आप क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 सिर्फ 19 मिनट्स में सीखना चाहते हैं, वो भी फुल एनिमेशंस और स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस के साथ, जिससे आप बोर भी ना हो और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए। तो हाँ, फिर आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। मैं कंप्लीट चैप्टर आपको एनिमेशंस के साथ स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस में टीच करूँगा। ये कोई रटा रटाया सिस्टम नहीं है, बल्कि कंप्लीट चैप्टर को वेल प्लान्ड एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस में रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए अब मज़ीद टाइम ज़ाया किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपना इंटरनल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट मेंटेन रखती है। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कोल्ड हो जाता है तो बॉडी गूज़बम्प्स प्रोड्यूस कर कर रिस्पॉन्स करती है। गूज़बम्प्स बॉडी हीट लॉस को कम करते हैं, बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। और जब एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई हो तो बॉडी स्वेट प्रोड्यूस कर कर रिस्पॉन्स करती है। स्वेट स्किन से इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है और जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस का अमल बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस है। ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म बॉडी फ्लूइड में आयंस और साल्ट्स की अमाउंट को मेंटेन रखता है। बॉडी में वाटर और साल्ट्स की अमाउंट्स को फ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी में से एलिमिनेट किया जाता है ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। जैसा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होने वाली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट करते हैं। अगला प्रोसेस थर्मोरेगुलेशन है। थर्मोरेगुलेशन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। प्लांट्स में मौजूद एक्स्ट्रा वाटर स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है, और इस तरह प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। प्लांट्स एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस पर रिस्पॉन्स करते हैं। होम्योस्टेसिस के थ्रू अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये टाइम में रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है, जबकि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट हो जाती है। रात के दौरान फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के स्टोमेटा रूट्स के थ्रू एनवायरनमेंट में डिफ्यूज हो जाती है। क्योंकि प्लांट्स को सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए रात के दौरान प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करते हैं। प्लांट्स सॉइल में से वाटर अब्जॉर्व करते हैं और कुछ वाटर सेलुलर रेस्पिरेशन में भी प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ प्लांट्स में ये वाटर एनर्जी या तनाव भी मेंटेन करने के लिए होता है। और अगर एक्स्ट्रा वाटर सॉइल में से अब्जॉर्ब हो जाए तो प्लांट्स ट्रांसपायरेशन के थ्रू स्टोमेटा से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं। नाइट टाइम में प्लांट्स के स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में एक
वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसमें प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को स्टोमेटा के थ्रू अपनी बॉडी में से रिमूव करते हैं। रोटेशन भी ट्रांसपायरेशन की तरह वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस है। जब प्लांट्स की रूट्स सॉइल में से एक्स्ट्रा वाटर अब्जॉर्व कर लेती हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर जाइलम वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेशन की वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है, तो फिर ये वाटर जाइलम से पुश होकर लीव्स की टिप पर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रूटेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन, रोटेशन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट प्रोसेस हैं। ट्रांसपायरेशन में एक्स्ट्रा वाटर पौधों में मौजूद स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है, जबकि रोटेशन में ये वाटर प्लांट्स में मौजूद स्पेशल पोर्स, जिनको हम हाइड्रोथॉट्स कहते हैं, जो कि लीव्स की टिप पर मौजूद होते हैं, उनमें से रिलीज होता है। प्लांट्स अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स सोल्यूबल हार्मफुल मटेरियल की फॉर्म में प्लांट्स की बॉडी में ही स्टोर हो जाते हैं। इन वेस्ट मटेरियल में से मटेरियल कैल्शियम ऑक्सालेट है। प्लांट्स इन वेस्ट मटेरियल्स को सिर्फ स्टोर करके मैनेज नहीं करते, बल्कि बहुत सारे इस मटेरियल्स को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में भी रिलीज कर दिया जाता है, जैसा कि कोनिफरस ट्री या सनोबर का दरख्त वेस्ट प्रोडक्ट्स को रेजिन्स की फॉर्म में रिलीज करता है, जो कि एक की सब्सटेंस है, जबकि कीकर जैसे ट्रीज ने वेस्ट मटेरियल को गम्स की फॉर्म में रिलीज करते हैं। और कुछ प्लांट्स जैसे कि कार्निवोरस प्लांट्स, लेडी फिंगर या भिंडी जैसे प्लांट्स म्यूसिलेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है। प्लांट्स को वाटर और साल्ट की अवेलेबिलिटी की बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कंप्लीटली या पार्शियली वाटर में सबमर्ज रहते हैं। क्योंकि ये प्लांट्स वाटर में सबमर्ज रहते हैं, इन प्लांट्स को वाटर स्टोरेज का इशू फेस नहीं करना पड़ता। हाइड्रोफाइट्स के लीफ बहुत ब्रॉड या चौड़े होते हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। प्लांट्स की एपिडर्मिस यानी सेल्स ऊपर वाली लेयर पर एक एस टाइप कोटिंग या क्यूटिकल मौजूद होती है। ये क्यूटिकल या थिक वैसी लेयर्स प्लांट्स के सरफेस में से वाटर लॉस को कम कर देती हैं। प्लांट्स में स्टोमेटा की अमाउंट बहुत ही कम होती है और ये अडोप्टेशन इन प्लांट्स को वाटर लॉस मैनेज करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा इन प्लांट्स की रूट्स बहुत डीप होती हैं, जो इनको अंडरग्राउंड वाटर अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। जीरोफाइट्स के रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में स्पेशल पैराकाइमा सेल्स होते हैं, जो रूट्स या स्टेम्स में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकते हैं। प्लांट्स का थर्ड ग्रुप हेलोफाइट्स हैं। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं साल्टी या समुद्र के पानी में रहते हैं। सी वाटर में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से साल्ट्स प्लांट्स के सेल्स में एंटर होना शुरू हो जाता है और वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए वाटर सेल में से रिमूव होने की कोशिश करता है। सिचुएशन को काउंटर करने के लिए हेलोफाइट्स प्लांट अपने सेल्स के वैक्यूल्स में लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं।
जिसकी वजह से सेल्स की वैक्यूल्स का सैप ओशन वाटर से भी ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। इस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बैलेंस रहता है और वाटर सेल्स के कैरियर या सेल मेम्ब्रेन में से बाहर रिमूव नहीं होता। प्लांट्स की तरह ह्यूमंस में भी होम्योस्टेसिस को बैलेंस रखने के लिए हाईली डेवलप्ड ऑर्गन्स का सिस्टम मौजूद होता है। इन ऑर्गन्स में से सबसे पहले ऑर्गन्स लंग्स हैं। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से रिमूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन लीवर है। लीवर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में अहम रोल अदा करता है। थर्ड ऑर्गन्स किडनीज हैं। किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन फॉर्म करती हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर ह्यूमन बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन ह्यूमन स्किन है और ह्यूमन स्किन ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ह्यूमन स्किन दो लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं और एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर को डर्मिस कहते हैं। डर्मिस में बहुत सारी ब्लड वेसल्स और सेंसरी नर्व एंडिंग्स और स्वेट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस कर इनका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। स्वेट इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है। इसके अलावा स्वेट के साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट और यूरिया भी मूव हो जाते हैं। ह्यूमन किडनीज एक बीन शेप डार्क कलर ऑर्गन है। इनका वेट 120 ग्राम, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई या विड्थ 5 सेंटीमीटर, और मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। दोनों किडनीज की कॉन्केव साइड वर्टिब्रल कॉलम को फेस करती हैं और किडनीज की दूसरी साइड को कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। दोनों किडनीज की कॉन्केव साइड में डिप्रेशन मौजूद होता है जिसे हम इलियम कहते हैं। इलियम किडनीज में रेनल आर्टरी और यूरेटर का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। किडनीज की आउटर कवरिंग को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल एक
लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब किडनी है, और मेड्यूला भी एक ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है जिसका मतलब सॉफ्ट या इंटरनल पार्ट है। इसीलिए ही अगर हम किसी किडनी का कट सेक्शन देखें तो किडनी के कट सेक्शन में अंदर वाला सॉफ्ट वाले पार्ट को रीनल मेड्यूला कहा जाता है, यानी कि दूसरे वर्ड्स में किडनी का इंटरनल सॉफ्ट पार्ट। किडनीज छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। इन नेफ्रॉन्स ही किडनी में ब्लड प्योरिफिकेशन और यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हैंडल करते हैं। एक ह्यूमन किडनी में एवरेज 1 मिलियन तक न्यूरॉन्स मौजूद हो सकते हैं। नेफ्रॉन्स दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। पहले पार्ट को रेनल कॉर्पसल कहते हैं, सेकंड पार्ट को रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रेनल कॉर्पसल दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले पार्ट को ग्लोमरस कहते हैं और सेकंड पार्ट को वोमेन कैप्सूल कहते हैं। रेनल ट्यूब्यूल वोमेन कैप्सूल की ठीक एंडिंग से स्टार्ट होने वाला स्ट्रक्चर है। रेनल ट्यूब्यूल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। सेकंड पार्ट लूप ऑफ हेनली है जो कि एक यू शेप स्ट्रक्चर है। और फाइनली थर्ड पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। किडनीज का मेन फंक्शन यूरिन की फॉर्मेशन है और ये यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन्स में 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन है। ब्लड किडनीज में रेनल आर्टरीज में से होता हुआ आर्ट्रियोल्स के थ्रू ग्लोमेरुलस तक पहुंच जाता है। ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर की वजह से साल्ट, वाटर और आयंस ब्लड में से सेपरेट हो जाते हैं। ये फिल्टर मटेरियल ग्लोमेरुलस में से होता हुआ वोमेन कैप्सूल तक पहुंच जाता है और इस स्टेज पर इस फिल्टर्ड फ्लूइड को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। सेकेंड स्टेप सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन है। इस स्टेप में फिल्टर्ड फ्लूइड में से मौजूद इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे कि आयंस और सॉल्ट्स दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये प्रोसेस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद फ्लूइड लूप ऑफ हेनली में एंटर हो जाता है जहां पे फ्लूइड में से मोस्ट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थर्ड स्टेप सेक्रीशन है। लूप ऑफ हेनले से होता हुआ फ्लूइड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर हो जाता है और इस ट्यूब के साथ बहुत सारी कैपिलरीज अटैच होती हैं। इन कैपिलरीज के थ्रू बहुत सारा आयंस और टॉक्सिन सब्सटेंसेस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सेक्रीट कर दिए जाते हैं। ये स्टेप ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो किडनीज येलो कलर का डिल्यूट यूरिन बनाकर रिस्पॉन्स करती हैं। और अगर ह्यूमन बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो किडनीज कंसंट्रेटेड या डार्क येलो ऑरेंज यूरिन बनाकर रिस्पॉन्स करती हैं। जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाए और ये कंडीशन बहुत ही लंबी ड्यूरेशन के लिए चलती रहे तो किडनीज में कैल्शियम ऑक्सालेट और अमोनियम सल्फेट के साल्ट्स की क्रिस्टल के स्टोन्स की फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाती हैं। नॉर्मली ये स्टोन्स यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, पर अगर स्टोन्स बड़े हों तो वो किडनीज में ही स्टक हो जाते हैं। 90% किडनी स्टोन्स पानी पीने से रिमूव हो जाते हैं।
पर अगर किडनी स्टोन ज़्यादा बड़े हों और रिमूव ना हो रहे हों तो डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स का यूज़ किया जाता है। इन प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी किडनी स्टोन्स को रिमूव करने का एक मॉडर्न मेथड है। प्रोसीजर में नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स यूज़ की जाती हैं। इन वेव्स को किडनीज में मौजूद स्टोन्स पर डायरेक्ट किया जाता है और जब ये वेव्स स्टोन से टकराती हैं तो छोटे छोटे ज़र्रों में तब्दील कर देती है और फिर ये छोटे छोटे ज़र्रे इजीली यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं और इस तरह किडनी स्टोन्स को बगैर किसी सर्जिकल ऑपरेशन के इजीली ट्रीट किया जाता है। किडनी स्टोन के सिम्टम्स में किडनीज में पेन, यूरिन से स्मेल, डार्क ऑरेंज और रेड कलर का यूरिन और यूरिन के साथ ब्लड आना शामिल है। रीनल या किडनी फेलियर में दोनों किडनीज पार्शली या कंप्लीटली वर्क करना छोड़ देती हैं। किडनी फेलियर के कॉजेस में हाई ब्लड प्रेशर या किडनीज को किसी वजह से ब्लड सप्लाई कम पहुंचना, ड्रग्स या मेडिसिन की ओवरडोज शामिल है। किडनी फेलियर के सिम्टम्स में ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाना, वॉमिटिंग, नोजिया और कभी कभी यूरिन में ब्लड का आना शामिल है। इसके अलावा पेशेंट को लेग्स में, फीट्स में और फेस पर स्वेलिंग भी हो सकती है। यूजुअली किडनी या रेनल फेलियर को डायलिसिस के थ्रू ट्रीट किया जाता है, पर इन केसेस में किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। डायलिसिस में ब्लड को आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू क्लीन किया जाता है। डायलिसिस ट्रीटमेंट की दो टाइप्स हैं, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस में ब्लड को मशीन में पंप किया जाता है और इस मशीन को डायलाइजर कहते हैं। मशीन में स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जिनकी वॉल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह होती हैं। ये वॉल्स ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से अलग कर देती हैं और फिर ये सब वेस्ट मटेरियल डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है और इसके बाद इन ब्लड दोबारा से बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये प्रोसेस आमतौर पर डायलिसिस सेंटर या हॉस्पिटल्स में किया जाता है। नेक्स्ट डायलिसिस की टाइप पेरिटोनियल डायलिसिस है। इस मेथड में डायलिसिस फ्लूइड को पहले एब्डोमिनल कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है। बॉडी कैविटी में ऑर्गन्स के अराउंड एक स्पेशल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को क्लीन करती है। वेस्ट सब्सटेंस क्लीनिंग के बाद ब्लड में से निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है और जिसके बाद इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और अगर किडनी डायलिसिस फेल हो जाए तो एक्सट्रीम कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट में पेशेंट की डैमेज किडनी को किसी हेल्दी पेशेंट की किडनी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये किडनी किसी डिसीज पर्सन या लाइव पर्सन से भी ली जा सकती है और डोनर पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। ट्रांसप्लांटेड किडनी आइडियल कंडीशंस में से 15 ईयर तक वर्क करती है। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? क्या बायोलॉजी सीखने का ये स्टाइल आपको पसंद आया? बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और फुली एनिमेटेड वीडियोस में। बाय द वे, ये सारे एनिमेशंस मेरे खुद के ही बनाए हुए हैं और इन एनिमेशंस को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मेरे लिए मोटिवेशन बस आपका प्यार और सपोर्ट ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हों कि वीडियो के स्टार्ट में तो कहा गया था कि जस्ट मिनट्स में सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो जी हाँ, 90 मिनट्स में ही सारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। वीडियो की स्टार्ट स्क्रीन और इंट्रो और स्क्रीन को अगर आप कट कर दें तो सारा लेक्चर मैंने 90 मिनट्स में कंप्लीट। और थैंक यू आपका वीडियो देखने का और मेरे साथ बने रहने। बाय बाय।